स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस में 14 नंबर का चैप्टर है जो परिवहन, संदेश, व्यवहार एवं व्यापार। इस बारे में आज हम जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मनुष्य या माल सामान की जो हेरफेर करता है उससे हम परिवहन कहते हैं। अर्थात सामान्य भाषा में हम कहें तो कोई भी व्यक्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की जो क्रिया करता है वो परिवहन कहलाती है। आर्थिक एवं भौतिक विकास में परिवहन का जो महत्वपूर्ण योगदान है, परिवहन की वस्तु एवं मनुष्य की आगमन प्रवृत्ति संभवित हुई है। यानी ये कह सकते हैं कि परिवहन से दूर के जो देश प्रदेश हैं एक दूसरे से जोड़े जा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता एवं औद्योगिकरण एवं शहरीकरण जैसी जो प्रक्रिया है वो परिवहन से संबंधित है। यानी राष्ट्रीय एकता, औद्योगिकरण, शहरीकरण जो प्रक्रिया है यानी परिवहन से संबंधित है। जैसे आज के समय में देखा जाए तो वर्तमान की तुलना जो है वो प्राचीन के समय से लोगों के बीच में बहुत अत्यंत कम था। जैसे पहले के समय में परिवहन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो ये कह सकते हैं कि सड़क मार्ग नहीं थी, रेल की व्यवस्था नहीं थी, संदेशा व्यवहार नहीं था, डाक पद्धतियाँ नहीं थी। तो इस प्रकार आज के समय में ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रीय एकता, औद्योगिकरण, शहरीकरण जैसी जो प्रक्रिया है वो संभवित हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय यानी आज के समय की तुलना में देखा जाए तो प्राचीन समय में जो ये सब चीज़ें नहीं थी उसकी वजह से ये संपर्क बहुत ही कम देखने को मिलता था। आज जो है वो संदेशा व्यवहार के आदान प्रदान के लिए लोग इसके साधन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि डाक टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट सेवाएं हैं। संदेशा व्यवहार में व्यापक रूप होने लगा है। भारत ने अवकाशीय संशोधन के क्षेत्र में उपग्रहों को छोड़ा है। इससे दूर संचार सेवा में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, जो सुधार संभव भी हुआ है। व्यापार जो प्रवृत्ति है वो तीसरे प्रकार की प्रवृत्ति मानी जाती है, इसलिए हम द्वितीय प्रकार व्यापार प्रवृत्ति को हम तृतीय प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। जो व्यापार उत्पादन प्रवृत्ति को गतिमान बनाता है, यानी तेज व्यापार जो उत्पादन है उस प्रवृत्ति को तेज बनाया गया, इसे हम गतिमान कहेंगे। कोई भी राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वावलंबी नहीं हो सकता है, उसे अन्य देशों के साथ आदान प्रदान करना, व्यवहार करना ही होता है। यानी ये अर्थात ये कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र है वो पूर्ण रूप से खुद स्वावलंबी नहीं होता है। यानी स्वावलंबी यानी खुद के आधार पर नहीं होता है, उससे अन्य देशों के साथ आदान प्रदान और व्यवहार करना ही होता है। जैसे कि देखा जाए तो भारत की जो कृषि उपज है वो मध्य देशों में जाती है, तो उसी प्रकार से हम जो है खजूर और खनिज तेल का आयात करते हैं। यानी खजूर और खनिज तेल वो हमारे भारत देश में दूसरे अन्य देशों से आता है। तो इस प्रकार से हम अन्य देशों के साथ आदान प्रदान करने का व्यवहार करते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ परिवहन। तो परिवहन के बारे में जानेंगे कि प्रारंभ में मनुष्य जो था वो कैसा था, भटकता जीवन जीता था। तो मनुष्य भटकता जीवन जीता था क्योंकि उस समय में कृषि के बारे में उसे नहीं पता था। जिस तरह से मनुष्य को कृषि की खोज हुई तो बाद में वो स्थायी हो गया था। तो ये कह सकते हैं पहले के समय में मनुष्य एक आदिवासी मानव था जो इधर उधर भटकता था, अपना जीवन व्यतीत करता था। और अब जब उसे कृषि की खोज हुई यानी खेती के बारे में पता चला तो वो स्थायी हो गया एक ही जगह पर, यानी कृषि करके वो अपना जीवन यापन करने लगा। शुरुआत में अपनी वस्तुओं का वो खुद ही वहन करता था, यानी अपनी वस्तुओं को ले जाकर खुद ही हेरा फेरी करने का काम वो खुद करता था। समय गुजरने पर कृषि के साथ यानी खेती के साथ साथ वो पशुपालन की प्रवृत्ति से पशुओं का उपयोग करके वो वाहन के रूप में उसे लेने लगा था। तो ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया उस हिसाब से कृषि के साथ जब वो पशुपालन प्रवृत्ति करने लगा, तो जैसे ऊँट है, घोड़े हैं, गाय बैल है, इन सब का जो पशुपालन करने लगा तो ऊँट है, घोड़ा है, हाथी है, इन सबको वो वाहन वाहक के रूप में उपयोग में लेने लगा। अर्थात कह सकते हैं कि वस्तु की हेरा फेरी करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्तमान समय में पशुओं में से अधिक परिवहन प्रवृत्ति यांत्रिक परिवहन का उपयोग होने लगा है। परिवहन प्रवृत्ति को स्थान, जलवायु, भूपृष्ठ
मानव बस्ती का प्रमाण इत्यादि बातें जो हैं वो प्रभावित करती हैं। इसके उपरांत देखा जाए तो तकनीकी का विकास है, आर्थिक विकास है, फिर बाजार, पूंजी निवेश, राजनीतिक निर्णय जैसे सांस्कृतिक जो परिवहन है उसमें भी परिवहन का प्रभावित देखने को मिलती है। मैदानी प्रदेशों में देखा जाए तो जो मैदानी प्रदेश होंगे तो यानी समतल जगह होगी तो वहाँ पर रेल मार्ग और सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता है। जहाँ तक जो पर्वतीय विस्तार होते हैं वहाँ आज भी पशु हिमालय के दुर्गम स्थानों पर याक या मनुष्य पारवाहक के रूप में उपयोग होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि मैदानी प्रदेश जो होते हैं समतल देश हैं तो वहाँ तो सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, इसका उपयोग होता है। लेकिन जो पर्वतीय विस्तार होते हैं वहाँ पर वाहन का उपयोग मतलब कह सकते हैं कि परिवहन के लिए वहाँ पर या तो पशुओं को इस्तेमाल किया जाता है, पशुओं का उपयोग किया जाता है, या फिर वहाँ पे ऐसे मनुष्य होते हैं जो वाहन वाहक के रूप में उपयोग में होते हैं। एवरेस्ट आरोहण के समय में भोटिया जाति के जो लोग हैं वो अच्छे पर्वतारोहक भी होते हैं, जो सामान उठाने में वो एकदम सक्षम रहते हैं, जिसकी वजह से वो सामान उठाने में मदद करते हैं। इसके उपरांत देखा जाए तो पहाड़ी प्रदेशों में अथवा जंगल के क्षेत्रों में देखा जाए तो हाथी है, खच्चर है, घोड़े हैं, इनका उपयोग किया जाता है वस्तु की हेराफेरी करने के लिए। जिसमें रेगिस्तान में ऊँट को सबसे श्रेष्ठ वाहक रूप में माना गया है। तो रेगिस्तान प्रदेश में हम ऊँट को सबसे श्रेष्ठ भारवाहक मानते हैं, जो रेगिस्तान में सामानों की, भारी वस्तुओं की हेरफेर करने के लिए वो उपयोग में आता है। मैदानी प्रदेशों में जो लकड़हारे को लकड़ी काटकर सिर पर लेकर जाते हुए आपने देखा होगा। रेलवे स्टेशन पर कूली भी सिर पर सामान उठाए दिखाई देता है। समुद्र किनारे पे तथा जो नदी की गहराई हो वहाँ 12 महीने पानी भरा रहता तो वहाँ जहाज या नाव का उपयोग होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, उपयोग परिवहन में होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे अब सड़क मार्ग अथवा भूमि परिवहन। तो प्राचीन समय से ही परिवहन मार्गों में सड़क मार्गों का महत्व बढ़ा है। भारत में सम्राट अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजमार्गों की छाल बिछी थी, जिसमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग, समुद्र मार्ग तथा हवाई मार्ग के पूरक बने हुए हैं। सड़क परिवहन का सबसे महत्व का गुणधर्म जो है उसके प्रकार एवं क्षमता, सेवा का व्यापक क्षेत्र, माल की सुरक्षा, समय की बचत एवं बहुमुखी एवं सस्ती सेवा होती है। माल, सामान, मनुष्य एवं क्षेत्रों को जोड़ने वाला एकमात्र और सस्ता विकल्प अर्थात सड़क मार्ग है। तो यानी ये कह सकते हैं कि जो सड़क मार्ग में सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, समुद्री मार्ग है, हवाई मार्ग है, ये जो हैं ये एक प्रकार से देखा जाए तो व्यापक क्षेत्र, माल की सुरक्षा, समय की बचत करता है, और एक तरफ से देखा जाए तो ये सस्ती सेवाएं होती हैं, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि माल, सामान, मनुष्य एवं क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक रास्ता जो है वो एकदम सस्ता और सड़क मार्ग सस्ता विकल्प बताया गया है। जिसमें भारत की सड़क प्रणाली यूएसए एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी बड़ी प्रणाली में से एक मानी गई है। जानने योग्य यहाँ बातें बताई गई हैं कि देश में कुल परिवहन सेवा 83% सड़कें हैं और 9% रेलवे बताई गई है, जिसमें 6% हवाई मार्ग और 2% जल मार्ग हैं। भारतीय सड़क मार्ग का वर्गीकरण हम करेंगे तो वो उसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य राजमार्ग, तीसरा जिला मार्ग, चौथा ग्रामीण सड़कें और 5वां सीमा मार्ग। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आर्थिक दृष्टि से नहीं परंतु देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग माना गया है। इन मार्गों के निर्माण का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। इन मार्गों द्वारा राज्य की जो राजधानियां हैं, बड़े औद्योगिक हैं तथा व्यापारी शहर एवं मुख्य बंदरगाह जो है वो एक दूसरे से जोड़ता है, जिसे हम राष्ट्रीय मार्ग कहेंगे।
भारत को म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन जैसे जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ ये सड़कें जोड़ती हैं, जिसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 44 देश का सर्वाधिक और लंबा राजमार्ग बताया गया है। तो ये आपको अंडरलाइन रखनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 नंबर का जो है वो देश का सर्वाधिक और लंबा राजमार्ग है, जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। इसके अलावा वो चतुर्भुज योजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता इन 4 महानगरों को जोड़ने की योजना बताई गई है। गुजरात में 27, 41, 47, 48, 141 और 147 आदि नंबरों के जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं वो भारत सरकार के नव वर्ष यथार्थ 2011 में राजमार्गों के क्रम पर परिवर्तन किए गए हैं। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर देखने पर चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, गोवा है जैसे राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या अधिक बताई गई है, जिसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्य इनके बाद के क्रम यानी इसके बाद इनका नंबर आता है। इसके अलावा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे अधिक जनसंख्या वाले जो राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का प्रमाण बहुत ही कम बताया गया है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे हमारा राजमार्ग। तो व्यापार एवं उद्योग की दृष्टि से राज्य राजमार्ग का बड़ा महत्व बताया गया, यानी ये कह सकते हैं ये किस लिए बताया गया था, व्यापार करने के लिए और उद्योग की दृष्टि से। तो ये सड़कें राजमार्गों की जिला मार्गों से जोड़ती है। तो राजमार्ग जो है वो क्या होता है, तो राजमार्ग जिला मार्गों से जोड़ती है। इसी प्रकार से जो ऊपर देखा हमने राष्ट्रीय मार्ग, तो वो क्या है, वो राज्यों की राजधानी वगैरह और बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इसी प्रकार से राजमार्ग के बारे में जानेंगे कि राजमार्ग जो है वो राजमार्गों से जिला मार्गों तक जोड़ती है। इन सड़कों के निर्माण तथा अच्छी स्थिति में रखरखाव की जवाबदारी राज्य सरकार की होती है। यानी कह सकते हैं कि ये सड़कों का जो निर्माण होता है और अच्छी स्थिति यानी कि इनकी जो देख रेख है उसकी जवाबदारी राज्य सरकार की होती है। जिसमें हम अब जानेंगे जिला मार्ग। तो जिला मार्ग जो है ये सड़कें गांव से लेकर शहरों में जिला केंद्र के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और ये मार्ग जो है वो तहसील के केंद्रों को जिला केंद्रों से जोड़ती है। पहले ये सड़क जो थी वो कच्ची थी, पर अब लगभग देखा जाए तो सभी सड़कें पक्की सड़कों में परिवर्तित हो चुकी हैं, और इसकी जो देखभाल है वो जिला पंचायत करती है। फिर है हमारा ग्रामीण मार्ग। तो इन सड़कों का जो निर्माण और देखभाल जो है वो ग्राम पंचायत करेगी। गांव के जो आसपास गुजरने वाले जो भी रास्ते होते हैं, जो कच्ची सड़कें होती हैं, और जो कच्ची सड़कें होने की वजह से इन्हें वर्षा ऋतु में हम उपयोग में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि जो कच्ची सड़कें होंगी तो वर्षा ऋतु में पानी अधिक होने की वजह से कई जगह खड्डे हो जाते हैं, वाहन निकलने में परिवहन करने में परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो ग्रामीण मार्ग जो होते हैं वो वर्षा ऋतु में कच्ची जो सड़कें होती हैं वो उपयोगी वर्षा ऋतु में नहीं होती हैं। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत और ग्राम परिवहन सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसके अनुसार इन सड़कों को पक्की करने के काम बड़े पैमाने पे हुआ है। फिर हम देखेंगे सरहदी मार्ग और एक्सप्रेस राजमार्ग। तो सीमा मार्ग संस्था जो है वो उसकी स्थापना 1960 में की गई थी। देश की सुरक्षा के लिए और संरक्षणात्मक उद्देश्य से इसे सीमांत क्षेत्रों के रास्तों का निर्माण इस संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसमें दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उसकी देखभाल, बर्फ हटाने जैसे कार्य भी यही करती है। इसके अलावा हम देखेंगे एक्सप्रेस राजमार्ग। तो एक्सप्रेस हाईवे की जो द्रुत गति मार्ग भी कहते हैं हम इसे, 4 से 6 लेन वाले इन रास्तों पर बिना रुकावट के वाहन चलाए जा सकते हैं, और इन रास्तों पर जो रेलवे क्रॉसिंग है तथा क्रॉस रोड जो आए वहाँ पर यहाँ ओवरब्रिज बनाया जाता है,
जिससे कोई भी ओवरटेक ना कर सके। गुजरात में अहमदाबाद से वडोदरा का जो है इसमें मार्ग वो एक्सप्रेस हाईवे बताया गया है। इन रास्तों का जो उपयोग करने के लिए तय किया हुआ टोल टैक्स भी भरना पड़ता है। देश के बंदरगाह को जोड़ने वाले रास्ते भी यहाँ बनाए गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मार्गों में कुछ समस्या उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो मार्ग या परिवहन के लिए बताए गए तो कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, तो ट्रैफिक समस्या। तो बड़े शहरों या ट्रैफिक समस्या ना खड़ी हो इसलिए ओवरब्रिज, फिर बाईपास रोड तथा शहर के चारों ओर रिंग रोड बनाए जाते हैं। तो आपको ये जैसे नहीं पता हो तो जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो यहाँ पर ओवरब्रिज या जो रिंग रोड है वो किस लिए होते हैं, तो बड़े शहरों में ट्रैफिक समस्या ना उत्पन्न हो इसलिए। इसके बावजूद बढ़ती जा रही वाहनों की जो संख्या है, तो संख्या के कारण महानगरों में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते वाहनों के प्रमाण में शहर के रास्ते चौड़े नहीं हो सकते हैं। तो उपरांत रास्तों पर अतिक्रमण बढ़ने से पीक आवर्स के शहरों में ट्रैफिक जाम के जो दृश्य हैं वो सामान्य होते जा रहे हैं, यानी हमें ये सारे ट्रैफिक की जो समस्याएं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बारातें, सामाजिक शोभा यात्रा जो निकलती है, जुलूसों के कारण कई बार शहर में ट्रैफिक जाम हो जाता है, अर्थात ये कह सकते हैं हड़ताल वगैरह करने लगते हैं। और फिर है ना किसी कारण से ये सभी यात्रा वगैरह निकाली जाती हैं, तो इन सब की वजह से शहरों में ट्रैफिक जाम होता है। फिर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो घंटों तक ट्रैफिक कम ही नहीं होता, जिसके महत्वपूर्ण काम पर जाने वाले लोग हैं, परीक्षार्थी हैं यानी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, फिर हवाई जहाज या रेलवे स्टेशन में जाने वाले जो यात्री हैं, एवं आपातकालीन स्वास्थ्य जो जिनका बिगड़ा हो, ऐसे लोगों की सुविधा की आवश्यकता और रोगी अस्पताल तक ना पहुंचने सकने का जो कारण है, ऐसे कारण ट्रैफिक समस्या की वजह से हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की मुश्किलों में ये लोग पड़ जाते हैं। तो हमें ट्रैफिक समस्या को दूर करने के कुछ सुझाव रखने चाहिए, तो वो सुझाव यहाँ दिए गए हैं। तो जिसमें यहाँ दिया हुआ है कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो एक वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करता नहीं है तो वाहन ना चलाएं। ट्रैफिक समस्या के निवारण में आप इस तरह उल्लेखित योगदान दे सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको लाइसेंस नहीं दिया गया गाड़ी चलाने का, तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके अलावा अनिवार्य ज़रूरत के बिना आप ओवरटेक ना करें। जो गाड़ी चलाते समय हम लोग ओवरटेक करते हैं एक दूसरे को, गाड़ी से आगे निकलना, इस प्रकार की जो ओवरटेक होती है, तो अगर अनिवार्य ना हो तो आप ओवरटेक ना करें। फिर साइकिल, स्कूटर आदि दो पहिए वाले जो वाहन रास्ते पर बाएं की तरफ ही चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल पर आप बात ना करें। अनिवार्य हो सके तो साइड बताकर रास्ते के किनारे आप वाहन खड़ा कर मोबाइल पे बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है ना कई बार, और आजकल तो आज के समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करते रहते हैं, हैंड्स फ्री लगा लेते हैं तो बात करते रहते हैं, पीछे वाला हमें ओवरटेक कर रहा है या हॉर्न मार रहा है और हम सुनते ही नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की जो कमियां बताई गई हैं उस चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वाहन चलाते समय हम फ़ोन पर बात ना करें, और अगर अनिवार्य है फ़ोन उठाना तो आप साइड बताकर रास्ते के साइड में खड़े होकर आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है जो 108 तथा एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, ऐसे जो वाहन हैं आप उनको पहले जाने दें। अनावश्यक होने पर हॉर्न बजाकर आवाज़ ना करें, मतलब ज़रूरी नहीं है तो आप बार बार हॉर्न बजा रहे हैं रास्ते पर, तो इस प्रकार से हॉर्न ना बजाएं। ट्रैफिक सिग्नल के नियम का आप हमेशा पालन करें, नियमों को ना तोड़ें। नज़दीक के स्थान पर चलकर जाएं या साइकिल का उपयोग करें। रास्ते को रात में आवश्यक हो तो डिपर लाइन का उपयोग करें अथवा नहीं। फिर वाहन चलाते समय दो वाहनों के बीच में सुरक्षित अंतर रखें। निश्चित समय मर्यादा में वाहन की आप देखभाल करवाएं, उसे मरम्मत करवाएं, जैसे कि हम पीयूसी वगैरह करवाते हैं वो सब हमें करवानी चाहिए, जिससे प्रदूषण भी ना हो।
अग्निशामक या प्राथमिक उपचार पेटी वाहन में रखें। वाहन चलाने से पूर्व पर्याप्त ईंधन, टायर में हवा, आवश्यक दवाओं या वाहन में कोई यांत्रिक गड़बड़ी ना हो, इस चीज़ की हमें जांच करवा लेनी चाहिए। और वाहन में स्पेयर व्हील की व्यवस्था रखनी चाहिए। गाड़ी में बैठे सभी व्यक्ति सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। वाहन के पीछे कभी भी रेडियम पट्टी तथा रिफ्लेक्टर लगवाएं। तो ये आपके ट्रैफिक समस्या के निवारण बताए। इसके अलावा बताया गया है रेलवे फाटक, ये अन्य सिग्नल पर खड़े हो तो वाहन बंद कर दें, जिससे आपके ईंधन की बचत हो सके। कई बार ऐसा होता है ना, ट्रैफिक लगी होती है तो भी हमारी गाड़ी चालू रहती है, हमें पता है कि 10 या 15 मिनट से पहले ट्रैफिक सिग्नल नहीं खुलेगा, फिर भी हम अपनी गाड़ी चालू रखते हैं। तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए, अपना वाहन बंद कर देना चाहिए, जिससे आपके ईंधन की बचत हो। वाहन चालक को ट्रैफिक संबंधित नियमों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। वाहन चालक के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। तो वाहन चालक अर्थात ड्राइवर को नींद पर्याप्त लेनी चाहिए, ताकि वो नींद की वजह से किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। एक मार्गी रास्ते पर विरुद्ध दिशा में वाहन नहीं चलाना चाहिए। वाहन चालक को वाहन के दोनों तरफ के तथा बीच में रहे जो दर्पण है उसका उपयोग करना चाहिए। वाहन का पार्किंग निश्चित किए गए स्थल पर अड़चन रूप में ना हो उस जगह पर करना चाहिए। कह सकते हैं कि जो पार्किंग जगह है वहीं पर अपनी वाहन को खड़ा करें, जहां किसी को किसी प्रकार से तकलीफ ना हो आपके वाहन से। सभी वाहनों की जो ब्लैक लाइट चालू रखनी चाहिए। दाईं तरफ या बाईं तरफ रास्ते पर जाते समय इंडिकेटर लाइट हमेशा चालू करना चाहिए, यानी उसका उपयोग करना चाहिए। स्टेट हाईवे तथा जो एक्सप्रेस हाईवे पर लाइन हो तो स्पीड वाली गाड़ी को नियत लेने में चलाना चाहिए, और भाग वाहन साधन बाई साइड चले इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ना बैठाएं, यानी ये कह सकते हैं मालवाहक यानी मालगाड़ी जो होती है जिसमें सामान भर के जाया जाता है, वहाँ पर उस ऐसी गाड़ियों में यात्रियों को नहीं बैठाना चाहिए, जिससे कई प्रकार की कभी दुर्घटना अचानक हो जाती है तो यात्रियों को उससे किसी प्रकार से नुकसान ना हो, इसलिए ऐसी गाड़ियों पे यात्रियों को ना बैठाएं। वाहन चलाते समय गति की मर्यादा रखें, बहुत ही स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। दुर्घटना के समय अपना वाहन नियत में रख कर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में आप सहयोग दें। रास्ते में कोई दुर्घटना देखें तो आप तुरंत 108 नंबर पर आप सूचित करें, यानी उसको कॉल करके यात्री जो है उसकी चिकित्सा व्यवस्था में आप उसकी मदद करें। द्विचक्री वाहन चालक हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं, अर्थात ये कह सकते हैं जब भी दो लोग वाहन चला रहे हो, यानी दो लोग बैठे हों, कई बार टू व्हीलर पे भी 2 लोग 3 लोग बैठकर जाते हैं बिना हेलमेट के, तो ऐसी मतलब इन चीज़ों की ध्यान रखें कि हेलमेट पहनकर ही घर से निकलें। रास्ते में जो मोड़ आते हैं उन मोड़ों पर अपनी वाहन की जो गति है वो धीमी कर लें। साला हॉस्पिटल के आसपास से अगर आप वहां लेकर गुजर रहे हैं तो वहाँ नो हॉर्न क्षेत्र लिखे होते हैं, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि वहाँ हॉर्न ना बजाएं। बम आने पर भी जो बम्पर्स वगैरह आते हैं वहाँ पर भी आपके वाहन की जो गति है वो धीमी रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेल मार्ग। तो भारतीय रेल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संसाधन बताया गया है देश का, जिसमें भारतीय रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि क्षेत्रों का विकास में सहयोग देने वाला जो मुख्य परिवहन का माध्यम बताया गया है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक एकता स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने में ये मुख्य योगदान देता है। रेल मार्गों में भारत का स्थान जो है वो एशिया में प्रथम एवं विश्व में दूसरे नंबर पर बताया गया है। अब हम जानेंगे यहाँ रेलवे का विकास। तो भारत में सर्वप्रथम रेलवे की जो शुरुआत है वो 1853 में हुई थी, जो मुंबई से थाना के बीच में की गई थी। और भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग बताए गए हैं, जिसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज एवं नैरो गेज बताया गया है। जो मीटर गेज जो है तथा नैरो गेज लाइन को
वर्तमान समय में अधिकांश ब्रॉड गेज में परिवर्तन कर दिया गया है, जहां भारतीय रेल एक बड़ी सिद्धि है। विभिन्न गेज के माप के रेल मार्गों के कारण यात्रा तथा माल की जो हेरा फेरी है वो समय एवं धन का व्यय होता है इस रेल मार्ग से के द्वारा, जिसमें भारत में जिन राज्यों में मैदानी प्रदेश है, घनी जनसंख्या वाले लोग हैं, मतलब अधिक जनसंख्या जहाँ है, औद्योगिक विकास है, सघन कृषि, खनिज समृद्ध जो क्षेत्र है, वहाँ पर रेल मार्गों का जो जाल फैला हुआ है, यानी वहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। गंगा के मैदानी प्रदेशों में कृषि उपजों तथा घनी आबादी होने के कारण रेल मार्ग जो है वो बड़े पैमाने पे है, जिसमें कोलकाता, दिल्ली, जयपुर जैसे बड़े शहरों में मेट्रो रेल की सेवा भी बताई गई है, जहां अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्य की शुरुआत हुई है और मुंबई को उसके उपनगरों में जोड़ने से मेट्रो रेल एक महत्वपूर्ण रेल सिद्ध हुई है। जहाँ हम देखेंगे कि रेल यात्री तथा माल जो सामान की हेरा फेरी के उपरांत अकाल के समय में आप अनाज तथा घास चारे की तेजी से हेरफेर के लिए भी उपयोगी, यानी ये कह सकते हैं कि अकाल के समय में रेल मार्ग इसलिए उपयोगी बताया गया कि माल सामान की हेरा फेरी करने के लिए, अनाज वगैरह की हेरा फेरी करने के लिए सबसे उपयोगी बताया गया है। संरक्षण की दृष्टि से भी सैनिक तथा हथियारों की स्थानांतरण में भी ये उपयोगी बताया गया है। कोंकण रेलवे ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सुरंगों के माध्यम के मार्ग बनाकर श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कौशल को दृष्टांत दिया है, जहां समय, सुरक्षा तथा सुविधा के लिए भारतीय रेल सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी जाती है और एवं इसका तेजी से आधुनिकीकरण भी होता रहा है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग बताया गया है, जिसे हम विवेक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको अंडरलाइन रखनी है। डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक का जो रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग बताया, जिसे हम विवेक एक्सप्रेस नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अहमदाबाद में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो कालूपुर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसके उपरांत मेहसाणा, विरमगाम, राजकोट, वडोदरा, सूरत, आणंद सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन बताए गए हैं, जिसमें अब हम आगे जानेंगे जलमार्ग के बारे में। तो प्राचीन समय से ही भारत में जलमार्गों द्वारा परिवहन होता रहा है, ये हमें पता ही है। हम लोग 8वीं चैप्टर मतलब स्टैंडर्ड 8th और 9th में भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो पहले के समय में, यानी जो ब्रिटिश लोग यानी अंग्रेज जो लोग थे, वो हमारे भारत में व्यापार करने आते थे। तो हमारे भारत में जिन चीज़ों का उत्पादन होता था, उन चीज़ों का उत्पादन के लिए जो आयात निर्यात होता था वो जल मार्ग के द्वारा ही किया जाता था। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि प्राचीन समय में भारत में जलमार्गों का परिवहन के लिए उपयोग होता रहा है। सड़क तथा रेलवे मार्ग नहीं थे उस समय में, तब जलमार्ग से ही व्यवहार किया जाता था। सड़क तथा रेल की तुलना में ये रास्ते सस्ते पड़ जाते थे, कारण कि इनके निर्माण में ये रखरखाव का खर्च नहीं होता था, यानी इनके निर्माण करने के लिए इसमें ज़्यादा देखा रेख का खर्च नहीं किया जाता था। भारत में 2 तरह के जलमार्ग बताए गए हैं। पहला है आंतरिक जलमार्ग और दूसरा है समुद्र जलमार्ग। तो आंतरिक जलमार्ग जो है वो परिवहन सेवा उत्तर पूर्व भारत के असम, पश्चिम बंगाल एवं बिहार जैसे राष्ट्रों में अधिक देखने को मिलता है, तथा दक्षिण भारत में देखा जाए तो आंतरिक जलमार्ग सेवाओं के लिए उपयोगी बताई गई है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले नदी नहर परिवहन। तो नदी जलमार्ग की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु तथा बिहार महत्वपूर्ण राज्य हैं। इन बारहमासी यहाँ पे जो बारहमासी जलमार्गों में स्टीमर तथा बड़े बड़े जहाज चलते हैं। आंतरिक जल परिवहन को बनाए रखने के लिए सरकार ने जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया है, जिसमें से पहला बताया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी हल्दिया इलाहाबाद।
जिसकी जो लंबाई बताई गई वो 1620 किमी है किलोमीटर। इसके अलावा दूसरा बताया गया ब्रह्मपुत्र नदी जो ध्रुवी सादिया 891 किमी बताई गई है। फिर बताया गया पश्चिम किनारे की नहर कोल्लम से कोट्टापुरम 250 किमी। फिर गोदावरी, कृष्णा नदी, कांकीनाडा, पुडुचेरी जो 1078 किमी। इसके अलावा ब्रह्मणी नदी जो गोयन खड़ी तालचेर से है 558 किमी। तो इस प्रकार ये जलमार्ग हैं। अब आंतरिक जलमार्ग बताए गए हैं। अब हम जानेंगे समुद्र जलमार्ग। तो भारत को लगभग 7516 किमी लंबा समुद्री किनारा मिला है और इस लंबे किनारे पर 13 मुख्य तथा 200 छोटे बंदरगाह भी आए हुए हैं, जिसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को खूब ज़्यादा विकास मिला है। बहुत सारा इसमें विकास हुआ है। कंडला, मुंबई, नहावा शेवा और मार्मागोवा, न्यू मैंगलोर तथा कोच्चि बंदरगाह पश्चिम किनारे पे आए हुए हैं तथा कोलकाता और हल्दिया, पारदीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतीकोरन जैसे पूर्वी किनारे प्रमुख बंदरगाह आए हुए हैं। फिर गुजरात का समुद्री किनारा बताया गया है। लगभग 1600 किमी समुद्री किनारा मिला है गुजरात को, जिसमें गुजरात में जो कंडला है वो सबसे बड़ा बंदरगाह बताया गया है। इसके अलावा भावनगर ऑटोमेटिक लॉक गेट वाला जो एकमात्र बंदरगाह है, जिसमें पोरबंदर 12 महीने खुला रहने वाला बंदरगाह बताया गया है। तो उपरांत वेरावल जो है वो शिक्का, पीपावाव, नवलखी, मुंद्रा, पोशिद्रा, ओखा तथा हजीरा जैसे जो महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हमारे गुजरात में आए हुए हैं। पोशिया बंदरगाह का जो विकास करने की जो योजना अभी अमल में लाई गई है। इसके अलावा अब हम देखेंगे हवाई मार्ग। तो परिवहन मार्गों में हवाई परिवहन सबसे तीव्र यानी सबसे तेजी और परंतु है तो सबसे तेजी, लेकिन इसके अलावा बताया गया है खर्चीला वाला बताया गया है। दूर के स्थान है, दुर्गम स्थान है, सघन जंगल तथा पर्वतीय क्षेत्र में जहां सड़क मार्गों को नहीं पहुंचाया जा सकता है, वहां पर हम हवाई मार्ग का उपयोग करते हैं। भारत में हवाई सेवा जो है उसका प्रारंभ डाक सेवा के लिए इलाहाबाद से नैनी तक का हुआ था। बाद में उससे निजी कंपनी चलाती थी। फिर इसके बाद आज देखा जाए तो एयर इंडिया के नाम से जानी जाती कंपनी तथा अन्य निजी कंपनियां जो हैं वो हवाई परिवहन की सेवाएं देती हैं, जिसमें देश के भारतीय वायुयान केंद्र प्राधिकरण द्वारा 15 अंतर्राष्ट्रीय, 87 घरेलू वायुयान, 25 नागरिक वायुयान टर्मिनल सहित 127 हवाई केंद्रों का व्यवस्थापन हुआ है, यानी इसकी व्यवस्था इतनी हुई है। देश में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई केंद्र बताए गए हैं, जहां पवन हंस नामक संस्था ONGC को तथा राज्य सरकारों को हेलीकॉप्टर सेवा देती है। अब हम जानेंगे पाइपलाइन के बारे में। तो पाइप खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा अन्य प्रवाही प्रदेशों में पदार्थों के लिए पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। असम के नाहरकुटिया के नुरमती बरौनी तक खनिज तेल जो है वो पाइपलाइन है। गुजरात में कलोल से कोयली एवं सलाया से मथुरा आदि जो मुख्य हैं वो पाइपलाइन मार्ग बताए गए हैं। इसके उपरांत बॉम्बे हाई से बॉम्बे के किनारे तक खनिज तेल तथा गैस परिवहन के लिए समांतर पाइपलाइन डाली जाती हैं। गुजरात में भी खंभात है, ध्रुवाधारण, कोयडी, अहमदाबाद में गैस पाइपलाइन के लिए माध्यम से ये परिवहन होता है। सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, लीमड़ी, जामनगर
मोरबी, राजकोट, गांधीनगर जैसे जो शहर हैं यहाँ पर भी पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति की जाती है। यानी ये जो पाइपलाइन है ये किस लिए बताई गई है, तो खनिज तेल हैं, गैस वगैरह हैं, इन सब के उपयोग के लिए पाइपलाइन डाली जाती है। फिर हम देखेंगे रज्जू मार्ग। तो रज्जू मार्ग किसे कहते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो माल सामान या यात्रियों की हेरफेर करने के लिए पर्वत के शिखरों पर जो मार्ग बनाया जाता है उसे हम रज्जू मार्ग से जोड़ा जाता है, इसे हम रज्जू मार्ग कहेंगे, जिसे रोपवे कहते हैं। भारत में लगभग 100 रज्जू मार्ग हैं। उत्तर भारत में दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, चेरापूंजी, हरिद्वार, दक्षिण भारत में चेन्नई एवं पर्वतीय क्षेत्रों में ये रोपवे आए हुए हैं। जहां गुजरात में देखा जाए तो पावागढ़ है, सापुतारा है, अंबाजी है, ये जो ऊंचे ऊंचे मंदिर बताए गए हैं जहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ बताई गई हैं, तो ऐसी जगह पे यात्रियों के लिए रोपवे की सुविधा दी गई है। जूनागढ़ में, गिरनार में भी रोपवे का जो काम है वो चालू किया गया है। अब हम जानेंगे संदेशा व्यवहार के बारे में। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, जानकारी या संदेश भेजने अथवा प्राप्त करने के लिए जो विस्तृत यानी विस्तार से व्यवस्था की गई उसे संचार तंत्र कहा जाता है। देश में जैसे कि बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, चक्रवात है, सुनामी है, इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो इन आपदाओं के समय में राहत एवं बचाव के लिए रोज बरोज जीवन में संचार तंत्र अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। अर्थात ये सब क्या करता है, हमें इनकी पहले से ही जानकारियाँ देता है। देश में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने में जो संचार तंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जैसे कि देखा जाए तो पहले में प्राचीन समय में बताया गया है कि प्राचीन समय में ढोल बजाकर, धुआंधारा करके, कबूतर के द्वारा या पक्षियों के द्वारा संदेश पहुंचाए जाते थे। लेकिन अभी आज के समय यानी आधुनिक समय, ये वर्तमान जो समय चल रहा है, यहाँ पर संदेशा व्यवहार में डाक सेवा है, टेलीफोन एवं मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उपग्रहों की खोज से आज संचार सेवा जो है वो अत्यंत ही तीव्र यानी तेजी और सरल से हुई है। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, टेलीफोन या इंटरनेट के द्वारा हम कोई भी मैसेज को 1 सेकंड में पहुंचाते हैं और किसी भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय अथवा ये कह सकते हैं देश या अन्य राज्यों में, देशों में, विदेशों में हम तुरंत ही संदेश भेज सकते हैं, संदेश प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो सेवाएं हैं ये इस प्रकार संचार के द्वारा हुई है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी ने संचार क्षेत्र में विकास लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो आज हम सभी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं क्रिकेट मैचों का जो जीवन प्रसारण देख सकते हैं, वो संचार माध्यम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक व्यक्तिगत संचार तंत्र और एक सामूहिक संचार तंत्र है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे व्यक्तिगत संचार तंत्र। तो व्यक्तिगत संचार तंत्र के साधनों में इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, सबसे असरकारक एवं आधुनिक यंत्र बताए गए हैं। इसमें ईमेल है, फिर ई-कॉमर्स, मुद्रा की लेन देन आदि इंटरनेट के कारण से हम तेज बना है। इसके उपरांत देखा जाए तो सोशल मीडिया में विविध एप्लीकेशन के द्वारा हम संदेश व्यवहार के क्षेत्र में क्रांति आई है। ग्राम विस्तार यानी गांव के विस्तार में भी देखा जाए तो इनके माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ हमारा एक जीवन संपर्क बना है। अगला पॉइंट है हमारा सामूहिक संचार तंत्र। तो सामूहिक संचार तंत्र में भी 2 माध्यम बताए गए हैं। पहला है मुद्रित माध्यम, जिसमें समाचार पत्र और डाक पत्रिकाएं होती हैं, और दूसरा बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो इसके द्वारा क्या है कि प्रसार भारती देश में स्वायत्त प्रसारण निगम है, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन मुख्य विभाग बताए गए हैं। जैसे कि सभी चैनलों के द्वारा हमें सभी शैक्षणिक या मनोरंजन कार्यक्रम हमें देखने को मिलता है, हर देश विदेश की हमें जानकारियां मिलती हैं, तो ये सभी हमें आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा मिलती है। देश में आज आकाशवाणी के 405 स्टेशन बताए गए 415 स्टेशन बताए गए हैं, और इसके द्वारा 23 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होता है, यानी 23 भाषाओं का कार्यक्रम देखा जाता है।
दूर स्थित देशों में इसका उपयोग जो है वो सरलता से होता रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के समय में ये महत्वपूर्ण संपर्क साधन माना जाता है, क्योंकि जिस समय प्राकृतिक आपदाएं होने की संभावना होती है उस समय में ये जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है इसके द्वारा हमें सभी प्रकार के नॉलेज मिलते हैं। तो दूरदर्शन उपग्रहों के उपयोग द्वारा समाचार है, मौसम के तथ्य की जानकारी है तथा शैक्षणिक एवं मनोरंजन के कार्यक्रम हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण सही देखा जाए तो जैसे आज के समय में बरसात वगैरह पड़ रही है तो ये दूरदर्शन और आकाशवाणी के द्वारा हमें पता चलता है कि आज कितनी बरसात होगी और कल कितनी बरसात होने की संभावना है। तो इस प्रकार हम हमारी व्यवस्था भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये सारे जो जानकारियां हैं ये हमें सामूहिक संचार तंत्र से मिलती हैं। आज देश में अनेक निजी चैनल भी दूरदर्शन की तरह ही कार्यक्रम प्रसारित करने लगे हैं। उपग्रह संचार, तो कृत्रिम उपग्रहों में स्वयं ही संचार योग्यता है, परंतु साथ ही वे अन्य संचार माध्यमों का नियमन भी करते हैं। भारत द्वारा जो छोड़े गए हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट प्रणाली जो है वो बहुत ही बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली मानी गई है, जो दूर संचार के हवामान तथा चक्रवात, तूफान जैसी आपदाओं की चेतावनी, संशोधन तथा अन्य प्रसारण सहायक होती है। यानी ये जो उपग्रह संचार है ये हमें किस प्रकार की संदेशा देता है, तो हवामान यानी कि हवा का चक्रवात है, तूफान वगैरह आने वाला है, इन सब चीज़ों से आपदाओं से हमें चेतावनी से बचाने के लिए इस प्रकार के संचार हमें मिलते हैं। तो उपरांत देखा जाए तो भारतीय दूर संवेदन पद्धति के उपग्रहों पे आत्मनिर्भर बनकर अपने प्रक्षेपण और वाहन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का भी विकास किया गया है। तो आज हमने ये चैप्टर यहाँ तक जाना, यह आज हमारा एक भाग हुआ। अगले भाग में हम व्यापार के बारे में जानेंगे और भी जो पॉइंट है वो पॉइंट पूरा करके हम ये अपना चैप्टर पूरा करेंगे।